एक महिला की लाश तब मिली जब जांचकर्ता उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जब सरकार के लोग किराया न चुकाने के कारण उसे घर से निकालने पहुंचे, वह गरीब थी, अकेली थी, कुछ ऐसा जो उसने अपनी जिंदगी के ज्यादातर सालों में झेला था, उत्तर कोरिया के कठोर शासन के तहत। लेकिन उसकी मौत उत्तर कोरिया में नहीं हुई, बल्कि दक्षिण कोरिया में, दुनिया के सबसे अमीर और आधुनिक देशों में से एक में एक ऐसा देश जो उत्तर कोरियाई शरणार्थियों से नए जीवन का वादा करता है। दुनिया के नजरिए से उत्तर और दक्षिण कोरिया एकदम विपरीत है। दक्षिण कोरिया में तकनीक, चकाचौंध के पॉप और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां हैं, वहीं उत्तर कोरिया में कढ़ाई, बंदिशें और डर का माहौल है। दक्षिण कोरिया अब एक मजबूत लोकतंत्र बन चुका है, जिसने पूर्व राष्ट्रपति के तख्ता पलट की कोशिश को भी रोक दिया था। वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया में आज भी किम परिवार का पूर्ण नियंत्रण है, जहां एक छोटी सी गलती किसी पूरे परिवार को श्रम शिविरों में भेज सकती है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं कि कई लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागना आसान नहीं है। उत्तर कोरिया के केवल 2 बॉर्डर हैं। एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसे डेमिलिटराइज्ड जोन कहा जाता है, और दूसरी ओर चीन, जो अक्सर नजरअंदाज तो करता है लेकिन शरण नहीं देता, फिर भी इंसानी जज्बा कभी हार नहीं मानता। कई उत्तर कोरियाई नागरिक की भागने की कहानियों किसी अक्षय नन फिल्म से कम नहीं लगती। हाल की एक कहानी सबसे ज्यादा रोमांचक थी। मिस्टर किम ने कोविड लॉकडाउन के कुछ समय बाद भागने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी, मां, भतीजे भतीजों और पिता की अस्थियों के साथ उत्तर कोरिया छोड़ने की ठानी। उन्होंने तूफानी मौसम का फायदा उठाया ताकि कोस्ट गार्ड कम सक्रिय हो, लेकिन पहले उन्हें बारूदी सुरंगों वाले इलाके से गुजरना पड़ा और सर्च लाइट्स से बचना पड़ा। बच्चों को सुलाने के लिए उन्हें नींद की गोलियां दी गईं और अनाज की बकरियों में छिपाया गया। पुरुषों के पास तलवारें थीं, महिलाओं के पास जहर, और सबके पास देसी आंसू गैस, अंडे के खोल में भरकर मिर्च पाउडर और रेत। किसी भी पल मौत सामने खड़ी थी। लेकिन उनके लिए उत्तर कोरिया में रहना अब असंभव हो चुका था। वहां खाने की भारी कमी हो गई थी और शासन पहले से भी ज्यादा क्रूर हो चुका था। उनकी यात्रा खतरों से भरी थी। लहरों से लड़ती उनकी नाव कभी भी पलट सकती थी या किनारे की चट्टानों से टकराकर टूट सकती थी। तभी दूर उत्तर कोरियाई गश्ती नौका दिखाई दी और वो तेजी से पास आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह नाव उन्हें पकड़ती, वे समुद्री सीमा पार कर चुके थे। उन्हें एक दक्षिण कोरियाई द्वीप पर बचाया गया। इस तरह की भागने की कहानियां कम होती हैं, लेकिन जो सफल होते हैं उनके लिए आगे की राह भी आसान नहीं होती। उत्तर कोरिया में सालों की देशभक्ति की ब्रेन वॉशिंग और कठोर कानूनों के बाद जब कोई दक्षिण कोरिया पहुंचता है तो उसे पूरी तरह से नई दुनिया में खुद को ढालना होता है। लेकिन ये नई शुरुआत भी आसान नहीं होती। दक्षिण कोरिया में पहुंचने के बाद उन्हें सबसे पहले उत्तर कोरियाई शरणार्थी सुरक्षा केंद्र ले जाया जाता है। वहां उन्हें गहराई से पूछताछ के द्वार से गुजरना पड़ता है ताकि ये तय हो सके कि वो असली शरणार्थी हैं या कोई जासूस। जांच की प्रक्रिया कई महीनों तक चल सकती है। दक्षिण कोरिया की सरकार उत्तर से आए किसी भी व्यक्ति को पहले सुरक्षा के नजरिए से देखती है। जांच के बाद अगर सब ठीक रहा तो सरकार कई फायदे देती है। शुरुआती दिनों में कुछ लोगों को मकान, आर्थिक सहायता और फ्री शिक्षा दी जाती है। अगर कोई उत्तर कोरिया से गुप्त जानकारी देता है तो उन्हें अच्छा खासा इनाम भी मिलता है। कुल मिलाकर सरकार उन्हें अपनाने की पूरी कोशिश करती है। तो फिर समस्या कहां है? 2017 तक दक्षिण कोरिया में करीब 21,000 उत्तर कोरियाई शरणार्थी दर्ज किए जा चुके थे। इनमें 71% महिलाएं थीं। इनमें से लगभग आधे बेरोजगार थे या दूसरों पर निर्भर थे। जिन्हें नौकरी मिलती है वे ज्यादातर फी नक्टरी दुकान या छोटे काम करते हैं। ऊंचे पदों तक पहुंचने वालों की संख्या बहुत कम है। महिलाओं के लिए तो हालात और भी कठिन है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें बेहतर शिक्षा या अनुभव नहीं मिला,
बल्कि इसलिए भी क्योंकि दक्षिण कोरिया की सामाजिक संरचना उनके लिए अनजानी होती है। पुरुषों को सेना में भर्ती की जा सकती है, जिससे उन्हें कुछ से मौके मिलते हैं, लेकिन वही प्रक्रिया भी बहुत कठिन होती है। दूसरी बड़ी समस्या है भेदभाव। उत्तर कोरिया से आए लोग अक्सर खुद को समाज में अलग थलग पाते हैं। उनके उच्चारण, तौर तरीके और सोच में अंतर होता है, जिससे उन्हें बाहरी समझा जाता है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उन्हें इलाज में दिक्कत होती है, नौकरी में भेदभाव होता है और मीडिया उन्हें दिखाने की चीज की तरह ट्रीट करता है। परिणाम, मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं। एक बड़ी संख्या में शरणार्थी डिप्रेशन और पीटीएसडी का शिकार हैं, लेकिन सरकार या किसी संगठन से मदद मांगने से डरते हैं या भरोसा नहीं करते। 2022 में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। 129 वर्षीय महिला, जो खुद शरणार्थियों की काउंसलर रह चुकी थी, अकेली अपने फ्लैट में मरी पाई गई और उनकी मौत को हुए हफ्तों बीत चुके थे। 2019 में एक मां और उसका बच्चा, दोनों की लाशें उनके घर में मिली। वे भूख से मरे थे, महिला को नौकरी नहीं मिल रही थी और खाने का खर्च बहुत ज्यादा था। कई बार शरणार्थी अकेले भागते हैं, परिवार पीछे रह जाता है और उन्हें कभी यह नहीं पता चलता कि उनके परिवार का क्या हुआ। अगर उन्हें सरकार ने पकड़ लिया हो तो हो सकता है उन्हें जेल भेज दिया गया हो या मारा गया हो। यही अपराध बोध उन्हें अंदर ही अंदर खा जाता है। क्या मेरी आजादी की कीमत मेरे परिवार की मौत है? सरकार इन्हें सपोर्ट देती है, लेकिन एक निगरानी की भी फीलिंग आती है। हर शरणार्थी को एक पुलिस अधिकारी से जोड़ा जाता है, जो नियमित संपर्क में रहता है। कई शरणार्थियों को लगता है कि ये एक और निगरानी तंत्र है, जिससे वे कभी पूरी तरह से आजाद महसूस नहीं कर पाते। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई वापस भी जाता है? हाँ, और ये सच्चाई है। कुछ लोग क्या तो मजबूरी में या भावनात्मक कारणों से उत्तर कोरिया लौटने की कोशिश करते हैं। 2024 में एक आदमी ने बस चुरा ली और बॉर्डर की ओर निकल पड़ा। वह अपने परिवार को मिस कर रहा था और सख्त अनुशासन वाली जिंदगी में लौटना चाहता था। उसे रास्ते में ही पकड़ लिया गया। 2012 से 2022 के बीच केवल 21 लोगों ने उत्तर कोरिया वापस जाने की कोशिश की, लेकिन वहां वापस जाना मौत को गले लगाने जैसा है। वहां उन्हें श्रम शिविरों में वापस भेजा जा सकता है, या उससे भी बदतर, कई बार कुछ लोग ब्लैकमेल के शिकार हो जाते हैं, जैसे अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। कुछ को अगवा कर लिया जाता है और फिर वो खुद को फिर उसी सिस्टम में पाते हैं जिससे वो भागे थे। उत्तर कोरियाई जासूसों का डर भी लगातार बना रहता है और यही शरणार्थियों को एक दूसरे से भी दूर रखता है। लेकिन अब उम्मीद की एक किरण सोशल मीडिया से आ रही है। कई युवा शरणार्थी अब टिकटॉक, यूट्यूब पर अपनी कहानी दुनिया से शेयर कर रहे हैं। इससे उन्हें न केवल एक पहचान मिलती है, बल्कि एक कमाई का सरिया भी। 2024 के एक सर्वे के अनुसार पहली बार बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने कहा कि वे दक्षिण कोरिया में खुश हैं। उन्हें खाना, नौकरी और शिक्षा के बेहतर मौके मिल रहे हैं। अब उन्हें पहली बार अपनी बात कहने की आजादी मिली है। तो क्या